जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की अपडेट्स में। तो दोस्तों आपके लिए आज की बहुत ही जबरदस्त और काम की खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके हम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 2 साल बाद मिले मोदी और पुतिन, 28 समझौतों पर किया हस्ताक्षर, 10 साल बढ़ा सहयोग। गोरखपुर में बोले पीएम मोदी, लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब, यूपी के लिए रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सेना के लिए दान देने की अपील। विदेशों से आए 100 से ज्यादा लोग हो गए गायब, फोन बंद करके घर में लटक रहा है ताला। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, मेरे पास है आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की लिस्ट, इन्हें दीजिए मुआवजा। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए सांसदों से कहा, बच्चों की तरह बार बार समझाना अच्छा नहीं, सुधर जाएं वरना। रहें अलर्ट, आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर, रोज मिलेंगे 1 लाख मरीज, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय। एक भी टिकट नहीं बेचा फिर भी उत्तरी रेलवे ने कमाए 100 करोड़, ऐसी गलती करने वाले लोग हैं कमाई का सोर्स। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। 2 साल बाद मिले मोदी और पुतिन, 28 समझौतों पर किया हस्ताक्षर, 10 साल बढ़ा सहयोग। जी आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन सोमवार को 5 घंटे की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता की, जिसमें आतंकवाद से खतरा और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद की चुनौतियों से निपटने में सहयोग व समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी साझेदारी को और अधिक विस्तार देने के लिए 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित फैक्ट्री में संयुक्त रूप से 6 लाख से ज्यादा अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण का समझौता भी शामिल है। पुतिन ने इस दौरान भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति और वक्त की कसौटी पर खरा उतरने वाला दोस्त बताया। उन्होंने कहा, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध हमारी साझा चुनौतियां हैं। गोरखपुर में बोले पीएम मोदी, लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब, यूपी के लिए रेड अलर्ट। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 9690 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित किया। पीएम मोदी ने आज गोरखपुर में खाद कारखाने, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष की समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफ से नहीं। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटाले के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सेना के लिए दान देने की अपील। जी हां, आपको बता दें, 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले और इसके लिए हमेशा तत्पर रहने वाले वीर सैनिकों को सम्मानित करना है। इस दिन देशवासी ऐसे वीर जवानों को याद करते हैं जिन्होंने देश के सम्मान और रक्षा में देश की सीमाओं पर बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सशस्त्र बल झंडा दिवस के अवसर पर सैन्य बलों के अतुलनीय योगदान की सराहना की और कहा कि उनमें उत्कृष्ट दृढ़ता और साहस है। साल 1949 से ही 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, सशस्त्र बल झंडा दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर सैन्य बलों के अतुलनीय योगदानों को रेखांकित करना चाहता हूं। उनकी दृढ़ता और साहस उत्कृष्ट है। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी हमारी सेना के कल्याण में योगदान दें। विदेशों से आए 100 से ज्यादा लोग हो गए गायब, फोन बंद करके घर में लटक रहा है ताला। जी आपको बता दें, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से एक तरफ हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं भारत में भी इसके मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट के मामले बढ़ने और उससे उपजी चिंता के बीच कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के प्रमुख विजय सूर्यवंशी ने सोमवार को कहा कि ठाणे जिले के इस महानगर पालिका क्षेत्र में हाल में विदेशों से 295 लोग लौटे थे, जिनमें से फिलहाल 109 का पता नहीं चल सका है। सूर्यवंशी ने कहा कि इनमें से कुछ लोगों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं, जबकि कई लोगों की ओर से दिए गए पते पर ताला लगा हुआ है।
लोकसभा में बोले राहुल गांधी, मेरे पास है आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की लिस्ट, इन्हें दीजिए मुआवजा। जी आपको बता दें, 3 कृषि कानूनों को लेकर साल भर से चल रहे आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले ही लिया। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में यह घोषणा की और फिर संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से इस कानून को वापस लेने पर मोहर भी लगा दी। इस बीच किसान संगठन और विपक्ष आंदोलन के दौरान 700 किसानों के मारे जाने की बात कर रहा है और उनके लिए मुआवजे की मांग भी उठती रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में संसद में बयान दिया था कि आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के बारे में कोई डेटा नहीं है, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके पास मारे गए किसानों की लिस्ट होने का दावा किया था। यही दावा उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में भी किया और उनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए सांसदों से कहा, बच्चों की तरह बार बार समझाना अच्छा नहीं, सुधर जाएं वरना। जी आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसके दौरान भाजपा सांसदों की गैर हाजिरी पर पीएम मोदी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि सदन में सभी सांसदों को रहना चाहिए, चाहे कोई बिल हो या ना हो। सांसद अपने में परिवर्तन लाए, नहीं तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। पीएम ने सांसदों से कहा, कृपया संसद और बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहें। बच्चों की तरह इस बारे में लगातार जोर देना मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं तो आने वाले समय में खुद बदलाव होंगे। मंगलवार की सुबह भाजपा की संसदीय दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों से सख्त लहजे में कहा कि वो मौजूद शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहें और लोगों के हित में काम करें। रहें अलर्ट, आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर, रोज मिलेंगे 1 लाख मरीज, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय। जी आपको बता दें, दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हलचल मची हुई है। इसके साथ ही इस नए वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। अब तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं आईआईटी के डाटा वैज्ञानिक दल ने दावा किया है कि नए खतरे बढ़ा रहे कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर फरवरी में आ सकती है और तीसरी लहर में 1 से 1.5 लाख तक अधिकतम मामले प्रतिदिन आ सकते हैं। अध्ययन दल में शामिल डाटा वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल ने बताया कि इस कोरोना की तीसरी लहर के बड़े आंकड़े के पीछे ओमिक्रॉन ही हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि इसके कोरोना की पिछले यानी दूसरी लहर से कमजोर रहने का भी अनुमान है। वैज्ञानिकों के नए दावे चिंता बढ़ाने वाले हैं। उनके अनुसार नए वेरिएंट ने नई आशंकाएं पैदा कर दी हैं। हालांकि अब तक यही देखने में आया है कि ओमिक्रॉन की घातकता डेल्टा जैसी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में मिल रहे मामलों को देखने की जरूरत है, जहां अत्यधिक मामलों के बावजूद अभी भर्ती होने वालों की दर कम है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आने वाले दिनों में यहां नए संक्रमण व भर्ती करवाए गए लोगों का अनुपात देखकर स्थितियां और साफ होंगी। एक भी टिकट नहीं बेचा, फिर भी उत्तरी रेलवे ने कमाए 100 करोड़, ऐसी गलती करने वाले लोग हैं कमाई का सोर्स। जी आपको बता दें, भारतीय रेलवे पैसा कहां से कमाती है? इस प्रश्न का आसान सा उत्तर है टिकट बेचकर और माल भाड़े से। लेकिन रेलवे की कमाई का एक बड़ा स्रोत फाइन भी है। जी हाँ, फाइन यानी जुर्माना। यह जुर्माना ऐसे यात्रियों से वसूला जाता है जो बिना टिकट रेल में यात्रा करते हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या कितनी ज्यादा होती है, इस बात का अंदाजा आप फाइन के रूप में वसूली गई रकम से लगा सकते हैं। उत्तर रेलवे ने अप्रैल 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक यानी सिर्फ 8 महीने में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। बिना टिकट गैरकानूनी तरीके से रेल की यात्रा करने वालों से निपटने के लिए उत्तर रेलवे ने कई रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में चेकिंग अभियान चला रखा है और इसी दौरान यह वसूली हुई।